कचरे के ढेर से जरूरत की चीजें चुनने के लिए मुझे मीलों पैदल चलना पड़ता। मेरे साथ और भी लड़कियां होती। हम 4-5 लड़कियों का एक ग्रुप होता। रात के वक्त जब गाड़ी कचरा फेंक कर जाती तो हम सुबह सुबह ही कचरा चुनने पहुंच जाती, क्योंकि हमारे अलावा और भी लोग कचरा चुनते थे। इसलिए हमें उन लोगों से पहले पहुंचना होता, वरना हमारे हाथ कुछ नहीं आता था। कभी कभी तो इतनी अच्छी चीजें मिल जाती कि उन्हें बेचकर रोज के 300 बन जाते। 50 में रखती और बाकी अम्मा को पकड़ा देती। अम्मा भी मेरी कमाई से बड़ी खुश थी। रोज की दाल रोटी पक जाती। मेरा अब्बा दिहाड़ी करता था, कभी उसे दिहाड़ी मिलती और कभी नहीं मिलती। मेरे 2 छोटे बहन भाई थे जो अभी कोई काम नहीं कर सकते थे। मेरे घर वालों को लगता था मैं उसका बेटा हूँ जो उन्हें कमा कर देती थी। अम्मा मुझे सुबह सवेरे उठा देती और नाश्ता करवा कर कचरा चुनने भेज देती। हम सहेलियां सारे रास्ते बातें करती जाती और वापसी पर कचरा मंडी में कचरा बेचकर आते। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। ये काम करते हुए मुझे 7 साल हो गए। मैं 8 साल की थी जब मैंने ये काम शुरू किया। अम्मा ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया और 5वीं तक पढ़ाया। मुझे स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं मिलते थे। जब मैंने कचरा उठाकर पहली बार बेचा तो मुझे 10 रुपए मिले। मैं इतनी खुश थी कि उस दिन वो पैसे लेकर स्कूल गई और बाकी बच्चों की तरह कैंटीन में जाकर खर्च किए। फिर मुझे आदत पड़ गई। रोज स्कूल से वापसी पर मैं कचरा चुनती और घर आते हुए रास्ते में बेच आती। जो पैसे मिलते वो छुपा लेती और स्कूल जाकर मजे मजे की चीजें खाती। एक दिन अम्मा ने वो पैसे देख लिए, मुझे मारना शुरू कर दिया। बता, ये तेरे पास कहाँ से आए? तूने कहाँ से चोरी किए ये पैसे? मैंने सब सच बता दिया। अम्मा ने मुझे गले लगाया। अम्मा ने 40 खुद रख लिए और 10 मुझे दे दिए। अब तो अम्मा को भी मेरी कमाई की लत लग गई थी। जैसे ही स्कूल से घर आती तो वो पहले यही पूछती कि आज कितने पैसे लेकर आई हो। मैं 10 रुपए खुद रखती, बाकी अम्मा को दे देती। अम्मा ने मुझे 5वीं तक पढ़ाया, क्योंकि हमारे स्कूल ही 5वीं तक थे। मुझे पढ़ने का शौक था। अम्मा ने कहा, तूने बहुत पढ़ लिया, अब घर का काम काज सीख, तू बड़ी हो गई है। मैं सारा दिन घर पर रहती थी। अम्मा को जो रोजाना पैसे मिलते थे वो मिलना बंद हो गए। तो एक दिन अम्मा ने मुझे कहा कि ऐसा क्यों नहीं करती कि जाकर कचरा चुनकर पैसे लेकर आ, घर में दाल रोटी तो चलती रहे। मैं भी घर में रह रहकर तंग आ गई। मैंने जल्दी से हामी भर ली। अम्मा ने मुझे बड़ा सा थैला सिलाई कर दिया। वो रोज सुबह मुझे जाते हुए थैला दे देती और मैं अपनी सहेलियों के साथ चली जाती। खूब खेल कूद कर और खा पी कर हम घर आ जाते। अब मैं जवान हो गई, लेकिन अम्मा ने मुझे अपना बेटा ही समझ लिया। रोज मुझे ऐसे भेजती जैसे नौकरी पर जा रही हूँ। खूबसूरत थी। सारा दिन गंदगी और धूप में रहते हुए भी मेरी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। गोरा रंग और ब्राउन आंखें, बिल्कुल मुझे अम्मा की तरह से मिला था। वो भी ऐसी ही थी। कचरा चुनकर हम लोग पास ही शहर में कचरा बेचने चले जाते। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मुसलसल 2 दिन से कोई हमारा पीछा कर रहा है। अगले दिन मैंने अपनी सहेलियों से इस बात का जिक्र किया, लेकिन उस दिन कोई भी हमारे पीछे नहीं आया। मेरी सहेलियों ने मेरा मजाक उड़ाया और कहने लगी, लगता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा है। फिर मैंने भी दोबारा गौर नहीं किया। आज हम 2 लोग थे। एक बीमार थी और 2 बहनें शादी में गई हुई थी। चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला, मैं काफी दूर निकल आई। अचानक कोई पीछे से आया, मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, मैं एक गंदे से कमरे में थी जहां हर तरफ काठ कबाड़ और मिट्टी ही मिट्टी थी। जब मैंने उठना चाहा तो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। मुझे रस्सियों से बांधा गया था। चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज मेरे हलक में फंस गई। उससे मेरा हलक खुश्क हो रहा था। थोड़ी देर के बाद एक आदमी अंदर आया। मैं उसे देखकर खौफजदा हो गई। चीखना चाहा। उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवाया। मेरे हाथ पांव खोल दिए। मैंने पूछा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? उसने कहा, हमारे बॉस को तुम अच्छी लगी हो, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं अपने माँ बाप के बगैर शादी नहीं करूंगी। उस आदमी ने कहा कि इनको बाद में यहाँ बुला लेंगे। ये कहकर वो मुझे इस कमरे से बाहर ले आया। मुझे एक खूबसूरत से कमरे में बिठाकर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक प्यारी सी लड़की आई। उसने मुझे खूबसूरत जोड़ा दिया और कहा, इसे जाकर पहन लो। मैंने इतना खूबसूरत जोड़ा पहली बार देखा था। मैं वो कपड़े पहनकर बाहर आ गई। उसने मुझे तैयार किया। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, दिल कर रहा था कि खुद को देखती जाऊं।
मैं बहुत खुश थी कि जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि मेरी इतने बड़े घर में शादी हुई है तो वो कितना खुश होंगे। वो लड़की मुझे तैयार करके वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद एक लड़का मेरे कमरे में आया, मुझे देखकर कहने लगा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने कहा, हमारी तो शादी ही नहीं हुई। उसने कहा, हमारे यहाँ ऐसे ही शादी होती है। लड़की की रजामंदी को हाँ समझा जाता है। मैं बहुत खुश थी। वो लड़का सारा दिन गायब था। रात को 10 बजे आता था, सुबह होते ही फिर चला जाता। उसने अपना नाम मोहित बताया। एक दिन मैंने कहा, मेरे माँ बाप परेशान होंगे, मैं उन्हें यहाँ लाना चाहती हूँ। मोहित ने कहा, फिक्र न करो, उन्हें सब कुछ बता दिया है, वो बहुत खुश हैं। मैं तुम्हें जल्द ही उनसे मिलवा दूंगा। वो 1 माह में वहाँ रही। एक दिन मैं कमरे में सोई हुई थी। सुबह जब आंख खुली तो मैं कचरे के ढेर पर थी और मेरे इर्द गिर्द मेरी सहेलियां बैठी थीं। मैंने अपनी आंखों को 2-3 बार मसला। मुझे लगा शायद ये ख्वाब है, लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी। उस घटिया इंसान ने शादी के नाम पर ढोंग रचाया और मेरी इज्जत से खेलता रहा। मेरी सहेलियां पूछ रही थी कि तुम इतने दिन कहाँ थी, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए। मैं चुप थी, आखिर उन्हें क्या बताती। थके कदमों के साथ घर आई, अम्मा से लिपट कर रोना शुरू कर दिया। मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया। अब्बा मुझे लेकर पुलिस स्टेशन गया। वहाँ हमने रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। मैं वहाँ से अब्बा को लेकर निकली और बड़े थाने पहुँच गई। किसी न किसी तरह हमने रिपोर्ट दर्ज की और घर भाग आए। रात के वक्त कुछ नकाबपोश आए और हमें धमकी देकर चले गए। वो लोग हमें धमका रहे थे कि अगर आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट वापस नहीं ली तो हम सबको जान से मार देंगे। अब्बा ने कहा कि हम ताकतवर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब्बा ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट वापस ले ली। मैं उस शख्स को कभी माफ नहीं कर सकती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो कौन था और कहाँ रहता है। मैं उससे बदला लेना चाहती थी। मैंने सोचा मैं अपनी टीचर के पास जाती हूँ, वो पढ़ी लिखी हैं, शायद मेरी कुछ मदद कर सकें। मैंने उन्हें जाकर सब सच बता दिया और उनसे मदद मांगी। इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम किसी एनजीओ से राब्ता करो, मुमकिन है वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। मैं कुछ नहीं जानती थी कि ये एनजीओ क्या होती है। मैंने अपनी टीचर से एनजीओ का पता और नंबर ले लिया और घर वापस आ गई। मैंने सोचा मैं अम्मा से बात करूं, लेकिन अम्मा बेचारी सिवाय रोने के और क्या कर सकती थी। वो लोग भी मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अम्मा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। मैं किसी को बताए बगैर ही रात की तारीकी में घर से निकल पड़ी। पैदल जा रही थी। चलते चलते इतना थक गई कि मुझसे मजीद चला नहीं जा रहा था, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। जैसे ही सड़क पर पहुंची तो सड़क पर दूर दूर तक कोई सवारी नहीं थी। मैं वहां चाय के ठेले के पास एक बेंच पर बैठ गई। अब तो चाय वाला भी अपना ठेला बंद कर रहा था। उसने मुझे कहा, बीबी आप चाय पिएंगी? मैंने ना में सर हिला दिया। काफी देर तक मेरे जाने का इंतजार करता रहा, फिर कहने लगा, यहाँ बस आने में अभी 1 घंटा है, मैं ये ठेला बंद कर रहा हूँ, तुम अकेले यहाँ कैसे बैठोगी? मेरा घर पास ही है, वहाँ आ जाओ, जैसे ही बस आएगी तुम चली जाना। मैंने उसके चेहरे पर एक नजर डाली। वो 65 साल का बुजुर्ग था। उसकी सफेद दाढ़ी थी जो बढ़ी हुई थी। मैंने सोचा शक्ल से तो शरीफ लगता है, बात मानने में क्या हर्ज है। मैं भी उठ खड़ी हुई। मैं उसके साथ घर चली गई। उसका घर सड़क पर ही था, एक कमरा और एक छोटा सा सहन। मैं कमरे में जाने के बजाय सहन में पड़ी एक लकड़ी की पीढ़ी पर बैठ गई। वो बुजुर्ग कमरे में गया, एक प्लेट में मेरे लिए रोटी और सालन ले आया। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। उसने कहा खा लो, भूख तो लगी होगी। खाना मेरे आगे रख दिया और कमरे में चला गया। मैंने थोड़ा सा खाना खाया और बस का इंतजार करने लगी। वो दोबारा बाहर आया और मुझे कहने लगा, तुम यहाँ बैठकर थक जाओगी, कमरे में आकर बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, यही ठीक हूँ। उसने धड़ल्ले से मेरा बाजू पकड़ा और कहा, मैं कह रहा हूँ कि अंदर आ जाओ। मुझे उसकी आंखों में शैतानियत नजर आई। मैं पहले फरेब में आकर ज्यादती का शिकार हो चुकी थी। अब मैं इतनी आसानी से बुढ़े के फरेब में आने वाली नहीं थी। मैं जवान थी। एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया और एक लम्हे में जिस पीढ़ी पर बैठी हुई थी उसके सर पर दे मारी। बुढ़ा फौरन नीचे गिर गया। मैंने एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की और वहां से भाग गई। सड़क पर 5 मिनट पैदल चलने के बाद मुझे दूर से बस का हॉर्न दिखाई दिया।
मैं वहीं रुक गई। जैसे ही बस रुकी उसमें बैठ गई। अल्लाह अल्लाह करके मैं इस एनजीओ में पहुंच गई जिसका पता मेरी टीचर ने दिया था। वहां जाकर अपने साथ होने वाली ज्यादती के बारे में बताया। इन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा, अब तुम महफूज हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इन्होंने मेरी मदद करने का वादा किया। वहां मेरे लिए रिहाइश का बंदोबस्त भी किया गया। मेरी तरह की मजलूम और बेसहारा और भी औरतें वहां मौजूद थीं। मुझे यहाँ 1 हफ्ता गुजर गया था। वहाँ मेरी नई सहेलियां बन गईं। एक दिन टीवी पर मुझे वही शख्स नजर आया। मैंने फौरन अपने पास बैठी लड़की से पूछा, ये कौन है? उसने कहा, ये मिनिस्टर का बेटा है। मैं फौरन आगे गई और उन्हें बताया कि मुझे वो लड़का मिल गया है जिसने मेरे साथ बुरा सलूक किया था। मैंने इसे टीवी में देखा है, मिनिस्टर का बेटा है। इन्होंने फौरन मुझे मिनिस्टर के बेटों की तस्वीरें निकाल कर दिखाईं। मैंने उसे पहचान लिया। वो मोहित नहीं, उमर था। उसने मुझे अपना फर्जी नाम बताया था। एनजीओ ने मेरे लिए बहुत से वकला के साथ बातचीत की, लेकिन कोई भी मेरा केस लेने को तैयार नहीं था। सारे डरते थे कि किसी मिनिस्टर पर हाथ नहीं डाल सकते। आखिर एक वकील मेरा केस लेने के लिए तैयार हो गया। इस केस के लिए ठोस सबूत भी दरकार थे, जो मिलना तो मुश्किल थे लेकिन नामुमकिन नहीं। आखिर अदालत ने मेरा केस ले जाया गया। मुझे सख्त सिक्योरिटी में अदालत ले जाया जाता। वहाँ वो लोग हाजिर नहीं हो रहे थे, उनका वकील ही आता था। ये बात मीडिया तक पहुँच गई। हर टीवी चैनल पर यही खबर गर्दिश कर रही थी। वो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि ये लड़की उमर से शादी करना चाहती थी। जब उमर ने इनकार किया तो उसने उमर पर झूठा केस कर दिया। अब तक हर कोई उमर को सच्चा मान रहा था। बात सबूतों पर लटकी हुई थी। जब तक कोई सबूत ना मिलता तब तक ये ताकतवर लोग कभी कानून के शिकंजे में न आते। मेरे जहन में ख्याल आया, एक लड़की जो मुझे तैयार करने आती थी वो इस बात की गवाह थी कि उमर ने मुझे उस जगह रखा हुआ था। मैंने अपने वकील को इस बात से आगाह किया। वो लोग शहर के तमाम पोल्स पर मुझे लेकर गए ताकि मैं उस लड़की को पहचान सकूं। बड़ी मुश्किल के बाद वो लड़की मिल तो गई, लेकिन वो कोई भी बयान देने पर राजी नहीं थी। बहुत मिन्नत समाजत के बाद वो लड़की मान गई, लेकिन ये सबूत काफी नहीं था। मुझे जिस कमरे में रस्सियों के साथ बांधा गया था वहाँ मेरा दुपट्टा रह गया था। अगर तो वो वहीं हुआ तो सबसे बड़ा सबूत यही होगा। एनजीओ ने पुलिस की मदद से उमर के फार्म हाउस पर छापा मारा तो वहाँ मौजूद पुराने हर कमरे की तलाशी ली गई। एक कमरे से वो चादर मिल गई। उस दुपट्टे को फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया तो वो सबूत भी हमें मिल गए। मेरे वकील का दोस्त हमारी मदद कर रहा था, वही सारे सबूत इकट्ठे कर रहा था। उमर और उसकी फैमिली ने उस लड़के को जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी, मगर वो पीछे नहीं हटा। अगली पेशी पर सारे सबूतों के हमरा जाना था, लेकिन इस पेशी पर जाने से पहले ही मेरे वकील के दोस्त को मार दिया गया और सारे सबूत गायब कर दिए गए। मेरा वकील और एनजीओ मेरे लिए कुछ न कर सके। अगली पेशी पर हम हाजिर नहीं हुए। इस तरह फैसला उन लोगों के हक में हो गया। एनजीओ ने मुझसे माजरत कर ली। इतना कुछ हो जाने के बावजूद मैं उस शख्स को छोड़ने वाली नहीं थी। मैं घर वापस नहीं जाना चाहती थी। एक जगह मजदूरी शुरू कर दी। मैंने एनजीओ से मिन्नत समाजत की कि मुझे यहाँ चंद दिन रहने दिया जाए। सारा दिन मेहनत मजदूरी करती और ऐसे शख्स की तलाश में रहती जो मुझे कोई न कोई आला फराहम कर सके। आखिर एक दिन मुझे अपना मतलूबा शख्स मिल ही गया। मैंने उस शख्स से मिनिस्टर की मौत का सामान खरीदा और वहाँ चली गई जहाँ वो आजकल गरीब औरतों में सिलाई मशीन बांट रहा था। मैं भी उसी लाइन में लग गई। जैसे ही मेरी बारी आई मैंने मिनिस्टर के बेटे पर हमला कर दिया और वहाँ से भागी नहीं। पुलिस आई और मुझे पकड़कर ले गई। मुकदमा चला और मुझे उम्र कैद हो गई। उमर को मारने का मुझे कोई गम नहीं था। मैं खुश थी। मेरी कुर्बानी की वजह से मेरी जैसी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।